गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव क्लासेस में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं, 5 मैथ से और 10 ग्राफ से। 10 ग्राफ से डेली 2 ग्राफों को सॉल्व करते हैं, दो ग्राफ को सॉल्व करते हैं प्लस 5 मैथ के क्वेश्चंस को। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आप हमारे डेली के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो आपका मैथ में 23 या 24 प्लस ही नंबर आएगा। 23, 24, 25 इन्हीं 3 नंबरों में से कोई एक नंबर आपका होगा। यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट को डेली बाय डेली सॉल्व करते हैं हमारे साथ और अपना नंबर देखेंगे, आप खुद ही की प्रोग्रेस होगा। और हम हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को टच करने का प्रयास करते हैं जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेड में पूछा जा सकता है। यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है और आप भी किसी जो यूपी ट्रिपल एससी जो कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप उस पेपर को यदि देना चाहते हैं तो आपको पेड का पेपर क्वालिफाई करना होता है। उसमें क्राइटेरिया बनती है कि आपका नंबर जितना होगा, इतने नंबर से ऊपर यदि आपका नंबर है तभी भी आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे पाएंगे। तो इसीलिए पेड को पेपर हल्के में ना लीजिएगा, पेड के पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। और अब तो आपका डेट भी आ गया है 28-29 अक्टूबर, इसलिए आप लोग अच्छे से अभी से लग जाइए। अभी टाइम है लगभग में 1.5 महीने, तो आप यदि अच्छे से लगे रहेंगे तो आपका भी नंबर अच्छा आएगा। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 विकल्प है। पहला है 43, दूसरा है 33, तीसरा है 31, चौथा है 28। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा यही हमें बताना है। आइए इसे हल करते हैं। लगातार 3 संख्या मतलब जैसे 1 2 तो दूसरी 3 तो तीसरी 4, ऐसे ही एक एक बढ़ती जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या x मान लेंगे, दूसरी x प्लस 1 मान लेंगे, तीसरी x प्लस 2 मान लेंगे। सबका योग कितना है? 96। 1 से x 3x और 2 1 3 तो 3 तो कितना हो जाएगा? 96। 3 उधर जाएगा तो 3x इक्वल टू 96 माइनस 3 मतलब 93। तो x इक्वल टू 93/3 मतलब 31। 31 को देखते ही 31 का विकल्प सही नहीं कर देना, सही कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या पूछा इसमें? सबसे बड़ी संख्या, तो एक संख्या हो जाएगी 31, दूसरी 32, तीसरी 33 और सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 33 वाला विकल्प सही होगा। इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा, ना कि सी। इस तरह से आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो हल करना है। ये नहीं कि तुरंत ऑप्शन आते ही हम टिक लगा दें। जो ऑप्शन हमारा आया है हल का मान, उसमें भी चेक करेंगे वो पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पर आपका 31 आया, 31 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 33। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, 16,641 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प है, 121, 131, 139। सॉरी ये 119 है। ये कितना है? 119। 121, 119, 131, 129 4 विकल्प है, इसमें से कोई ना कोई एक सही है। देखिए इसका हमने ट्रिक बता रखा है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट सेकेंडों में निकाल सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये नहीं कि इसको भाग विधि से या गुणनखंड विधि से करना है, आपको ट्रिक की मदद से करना है जिससे आपका समय बचेगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप स्क्वायर रूट वाले वीडियो पर जाकर के भली भांति इस ऐसे क्वेश्चंस को आप सीख सकते हैं और अपना नंबर सटीक से सटीक ऐसे क्वेश्चनों में और समय बचा करके ला सकते हैं। आइए देखते हैं। 16,641 है ना, तो क्या करना होता है? लास्ट से 2 का पेयर बनाना होता है। 41 का इकाई का अंक 1 है तो क्या आएगा? 1 या तो 9। 1 का भी स्क्वायर 1, 9 का भी स्क्वायर 81। अब बच गया जो 166। इसे देखना है किसके किसके बीच में आता है। 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। जो छोटी वाली संख्या यही हमें लेनी है, तो या तो 121 या तो 129 का होगा। अब देखना है ये आया 144 या आया 169, किसके पास में है? 166, 169 के, इसलिए बड़ी वाली संख्या हमारी सही हो जाएगी। तो 129 वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। जब ये तो हमको आपको बताना था इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख लेते 166, 41। ये तो 1 या तो 9, 166 है मतलब 12 है, नहीं तो 13। तो 13 तो होगा नहीं, छोटी वाली संख्या 12, 13 के पास में है तो मतलब 129 हो जाएगा।
आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर दे पाएंगे जल्दी से जल्दी। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को, आइए देखते हैं। अब हम कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 2 के पावर x गुणे 5 के पावर x के इकाई का अंक 5 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें विकल्प है 0, 1, 2, x का कोई मान नहीं होगा। यहाँ पर x का आप कुछ भी मान रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए होगा कि x का कोई मान नहीं होगा। देखिए पहली बार 0 रखते हैं तो 2 के पावर 0 गुणे 5 का पावर 0, जो पहला विकल्प है। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 1 गुणे में 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आप 1 रखोगे तो 2 के पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 मतलब 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जब आप 2 रखेंगे तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 25, यहाँ भी 100 हो जाएगा। तो अंत का संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो कभी भी आप कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसपे ये इकाई का अंक 5 हो जाए, क्योंकि दोनों पे घात x x है। ऐसा होगा तो नहीं हो पाएगा। किसी एक पर कम होता, किसी एक पर ज्यादा होता, तब कुछ हम सोच भी सकते थे, लेकिन इसमें x का कोई मान नहीं होगा। चौथा नंबर विकल्प से हो जाएगा हमारा डी नंबर विकल्प। अब हम कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को, आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को, आइए देखते हैं क्या। यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए औसत 33 है ना, और ये क्रमागत संख्याएं कितनी संख्याएं, 5 है। तो मतलब बीच वाली संख्या हमारी 33 है। इससे 2 पहले लिख दीजिए और 2 बाद में लिख दीजिए, वही हमारी 5 संख्याएं हो जाएंगी। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 35, विकल्प नंबर ए हमारा सही। नहीं तो ऐसे करेंगे कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, विधिवत करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 3 होगी, चौथी x प्लस 3 होगी, पांचवी x प्लस 4 होगी, और सबका औसत निकालेंगे तो मतलब बटा 5 इक्वल टू में आएगा 33। तो 5x है 1, 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा 5x प्लस 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। ये 5 से 33 में गुणा होगा तो 165। अब 10 उधर जाएगा तो 5x बराबर 165 माइनस में 10 मतलब 155। तो x बराबर 155 बटे में 5, तो 5 से कटेगा तो 31 आएगा। तो छोटी संख्या 31 हुई, तो ये वाली संख्या 32, ये वाली संख्या 33, ये वाली संख्या 34, ये वाली संख्या 35, बड़ी वाली संख्या 35। तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ऐसे ही सोचना है जैसे मैं बता रहा हूं। यदि ऐसे सोचेंगे तो आपका सवाल जल्दी से हो जाएगा। जब भी क्रमागत संख्याओं का औसत कोई संख्या दे, जब भी क्रमिक संख्याओं का औसत कुछ दे और वो क्रमिक संख्या किसमें हो, विषम संख्या है, तो कैसे होगा, विषम संख्या है तो सबसे पहले जो औसत है उसी को लिख लीजिए। 3 संख्या है तो 32 और 34 लिखिए, 5 संख्या है तो 31 इधर और 35 इधर, सबसे बड़ी 35, सबसे छोटी 31, बीच वाली संख्या हो जाएगी 33। तो ये रहा आपका विकल्प नंबर ए। अब हम कर लेते हैं 5 नंबर सवाल को, आइए देखते हैं 5 नंबर। अब हम कर लेते हैं अपने 5th नंबर सवाल को। देखिए क्या है, 2 अभाज्य युग्म संख्याओं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या है। तो a माइनस बी और a प्लस बी 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म संख्याएं। जो अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, लगातार 2 अभाज्य संख्याएं। जैसे पहली हो जाएगी 3, 5, 2, 3 भी हो सकती है, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 7, 11, उसके बाद 11, 13, ये सब अभाज्य युग्म संख्याएं। देखिए इसमें जो पहला है a माइनस बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4। जब a का मान 4 रखेंगे तो b का मान हमेशा 1 आएगा। इस कंडीशन में आप किसी को भी लेके हल कर सकते हैं, इसी को ले लीजिए। तो a माइनस बी बराबर 11, a प्लस बी बराबर 13, यहाँ भी b कट जाएगा तो 2a बराबर 24, तो a बराबर 12। जब a बराबर 12 आएगा तो b बराबर 1 आएगा, तो हमेशा b का मान 1 आएगा। तो इससे आप लोगों को यही मालूम चला कि a का मान हमेशा 1 और b का मान हमेशा 1 आएगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा 5 मैथ का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे 2 ग्राफों को। अब आइए देखते हैं पहला ग्राफ अपना।
अब हम देख लेते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को और पहले ग्राफ को। देखिए क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है जिसपे ये वाली एक्सिस विद्यार्थियों की संख्या बताती है और ये वाला जो है अंक को बताता है। मतलब 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में पाए हैं, 10 से 20 नंबर के बीच में 6 विद्यार्थी, 20 से 30 नंबर में 10, 30 से 40 नंबर में 8, 40 से 50 नंबर में 5। अब क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम और द्वितीय अंतराल के बीच विद्यार्थियों की संख्या में अंतर क्या है। प्रथम और द्वितीय अंतराल के बीच विद्यार्थियों की संख्या में अंतर क्या है, तो ये है 4, ये है 6, तो 6 - 4 कितना हो गया, 2। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। अब हम अपने 7th नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस ग्राफ का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है, प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या था। प्रथम में कितने पाए थे, पहले प्रथम बोल रहा है तो प्रथम वाले को ही लेना है। पहले प्रथम मतलब 4, उसके बाद अंतिम, अंतिम में कितने थे, 5, तो 4:5 का अनुपात था विद्यार्थियों का अनुपात, 4:5, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन था ऑप्शन, 7th का ऑप्शन नंबर सी। अब हम कर लेते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। अब हम कर लेते हैं अपने 8 नंबर प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या है, किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या थी। सबसे कम अंक, सबसे मतलब कम विद्यार्थी किस अंतराल में थे, यही हमें बताना है। सब किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या थी, तो सबसे कम अंक किस अंतराल में, सबसे कम विद्यार्थी किस अंतराल में थे, यही बताना है। इस अंतराल में कितने हैं, 4 है, 0 से 10 तक 4 है, 10 से 20 तक कितने हैं, 6, 10 से 20 तक हैं 6, उसके बाद से 20 से 30 तक, 20 से 30 तक हैं 10, 30 से 40 तक कितने हैं, 30 से 40 तक कितने हैं, तो 8 हैं, 40 से 50 तक कितने हैं, तो 5 हैं। तो सबसे कम विद्यार्थी किस अंतराल में थे, तो अब आपको दिख रहा होगा कि 0 से 10 के बीच में 4 ही व्यक्ति थे। तो कौन सा अंतराल सबसे न्यूनतम विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, कौन सा अंतराल दिखा रहा है, तो अंतराल नंबर डी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 0 से 10 वाला अंतराल। अब हम कर लेते हैं अपने 9th नंबर प्रश्न को। अब कर लेते हैं हम अपना 9th नंबर प्रश्न। देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या है, किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। इसके पहला वाला क्वेश्चन था न्यूनतम, इसमें अधिकतम, तो इसमें देख लेते हैं 0 से 10 तक कितना था, 0 से 10 तक हमारा 4 था, 10 से 20 तक कितना था, तो 10 से 20 तक 6 था, 20 से 30 तक में कितने विद्यार्थी थे, तो 10 थे, 30 से 40 तक में कितने थे, तो 8 थे, 40 से 50 तक में कितने थे, तो 5 थे। तो सबसे अधिकतम विद्यार्थी कहाँ है, 10, किस अंतराल में, 20 से 30, तो 20 से 30 वाला ऑप्शन है बी, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th को हल कर लेते हैं। अब हम अपने 10th नंबर सवाल को कर लेते हैं, मतलब इस ग्राफ का लास्ट सवाल। आइए देखते हैं क्या है, डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इस डाटा में शामिल हैं, इस सर्वे में शामिल हैं, इस नंबर लिस्ट में शामिल है। देखिए 0 से 10 तक कितने हैं, 0 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 6, 20 से 30 तक 10, 30 से 40 तक कितने हैं, तो 8, 40 से 50 तक कितने हैं, तो 5। आप ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली जोड़ना है कि 4 6 10, 10 10 20, 20 8 28, 28 5 33, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। तो 33 वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। तो इस ग्राफ को हमने कंप्लीटली हल कर चुके हैं। अब हम लोग अपने अगले ग्राफ को हल कर लेते हैं। अब हम अपने दूसरे ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसमें कुछ सन दिया हुआ है 2011 से लेकर के 2020 तक वर्ष में, इधर बिक्री करोड़ रुपए में दिया हुआ है। देखिए 2011 में कितने की बिक्री हुई, 2 करोड़ की, 2012 में 2 करोड़ की, 2013 में 3 करोड़, 2014 में 4 करोड़, 2015 में एक ही बार 10 करोड़, 2016 में 6 करोड़, 17 में 6 करोड़, 18 में 5 करोड़, 19 में 7 करोड़, 20 में 7 करोड़। ये है दिए हुए डाटा। अब इसी पे क्वेश्चन है,
जैसे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा विकल्प है 1:2:3। जो बी नंबर विकल्प है इसके लिए ऑप्शन है 1:3। जो सी नंबर विकल्प है इसके लिए ऑप्शन है 1:1। जो डी नंबर ऑप्शन है हमारे लिए उसका ऑप्शन है 3:2। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2012 में बिक्री का 2017 में बिक्री के साथ अनुपात है। तो वर्ष 2012 में कितनी बिक्री हुई थी, तो 2। वर्ष 2017 में कितनी बिक्री हुई थी, तो 6। 2:6 कट जाएगा तो 1:3। 1:3 वाला विकल्प सही हो जाएगा। किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में है। तो 11 का कौन सा विकल्प सही हुआ, 11 का बी नंबर विकल्प सही हुआ। अब हम अपने 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 2016 में बिक्री की तुलना में 2018 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2016 में कितने की बिक्री थी, 6 करोड़ की। 2018 में कितने की बिक्री हुई, तो 2018 में 5 करोड़ की बिक्री आई। कितने की कमी आई, तो 1 की। तो 1/6 गुणे में 100 कितना हो जाएगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार। 50/3 मतलब 16×3 = 48। तो 16 सही 2/3% की कमी आई। 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की कमी आई। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, हमारा सी नंबर विकल्प सही हो गया। आपको ध्यान से करना है, ये नहीं कि 5 को नीचे रख दीजिएगा, 2016 को नीचे रखेंगे क्योंकि 2016 से तुलना हो रही है, इसलिए 2016 वाले 6 को नीचे रखेंगे। अब हम देख लेते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, वर्ष 2015 से 2018 तक कुल बिक्री करोड़ों रुपए में है। 4 ऑप्शन है, 17, 27, 22, 31। देखिए 2015 से 2018, तो 15 में कितने की बिक्री थी, 10 की, प्लस 16 में कितने की बिक्री, 6 की, 17 में कितने की बिक्री, 6 की, फिर से 18 तक ना, तो 18 में कितने की बिक्री, 5 की। तो 10, 6, 16, 6, 22, 5, 27। तो 27 करोड़ की बिक्री हुई। ऑप्शन में 27 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसलिए 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देख लेते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। तो 2015 में कितने की बिक्री हुई थी, 10 की। पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2014 में कितने की बिक्री, 4 की। तो 4 से ये कितना ज्यादा है, 6 की। तो 6 ज्यादा है 4 से, तो कितने वृद्धि है, 6 की। यही 6% निकालना है कि 4 का कितना है। तो 4 से ये 25 बार, 25 छक्का 150। तो कितने की वृद्धि हुई, 150% की बिक्री में वृद्धि हुई। तो 150% कौन सा विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। अब हम अपने 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या है, वर्ष 2013 से 17 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितनी है, करोड़ रुपए में बतानी है। औसत बिक्री 2013 से 17। 13 में कितना था, 3। 14 में कितना था, 4। 15 में कितना था, 10। 16 में कितना था, 6। 17 में कितना था, 6। 2013 से 17 तक कितना वर्ष हुआ, 5। तो 5 वर्षों का औसत निकालना 4 3 7 7 10 17 17 6 23 23 29 29/5। 5 से भागा देंगे तो 5 5 25 बचा 4, तो 40 हो गया। दशमलव लगाए तो 5/40, तो 5.8 करोड़ हुआ। 5.8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो इस प्रकार से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली हल हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको डेली बाय डेली हमारे प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। आपका राजीव क्लासेस में स्वागत है। धन्यवाद।